Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Saturday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. Well, you can call us on the numbers, and the numbers are 2331 4444, 2371 7117 and 2371 7106. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। रोज की तरह हम आर्थिक और व्यापारिक खबरें लेकर आपके पास आएंगे और आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 23314444 और 23717117 और हमारा तीसरा नंबर है 23717106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं लालिमा अनेजा डेंग। Thank you, Amrish. Yes, friends, let's begin with the headlines right away. Benchmark domestic indices closed week with losses of over 0.5%. Major U.S. stock indices display mixed performance this week, and global crude oil prices logged weekly decline of more than 4%. बेंचमार्क घरेलू इक्विटी इंडेक्स इस सप्ताह आधे प्रतिशत से अधिक नुकसान के साथ बंद हुए। अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजारों में इस सप्ताह मिला जुला रुख रहा और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में 4% से अधिक की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। Well, before we move ahead, here's a special announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और आज की पहली खबर, बेंचमार्क घरेलू इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी इस सप्ताह आधे प्रतिशत से अधिक नुकसान के साथ बंद हुए। शुरुआती सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई के स्तर पर लगातार मुनाफा वसूली के चलते बाजार नीचे चले गए, जिसने पिछले 2 ट्रेडिंग सत्र में देर से हुई रिकवरी को बेअसर कर दिया। लगातार विदेशी फंड के बाहर जाने, रुपए में कमजोरी और अमेरिका भारत के बीच व्यापार बातचीत को लेकर अनिश्चितता के चलते इंडेक्स ने हफ्ते की शुरुआत धीमी गति से की। जापानी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और इस महीने के आखिर में बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीदों से ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट और बढ़ गया। हालांकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा
25 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा के बाद उम्मीद जगी और लिक्विडिटी की चिंताएं कम हुई। साथ ही भविष्य में मौद्रिक सरलीकरण को लेकर भी आशा का माहौल बना। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 शेयर वाला सेंसेक्स 444 अंक गिरकर 85,268 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 139 अंक गिरकर 26,047 पर बंद हुआ। इस बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में भी नकारात्मक रुझान दिखा। मिड कैप इंडेक्स 0.3% गिरा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट 0.4% की रही। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस हफ्ते 43 पैसे कमजोर होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 रुपए और 42 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। एंड नाउ फ्रेंड्स वी जॉइंड बाय केशव कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। जी केशव जी, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता हूँ हाँ जी। कि जैसे हमने अपना एफडी बनवाया था, हमारे पास दो बैंक हैं, एक सरकारी एक प्राइवेट। हमने सरकारी बैंक से अपना फंड उठा के प्राइवेट में डाला था, तो सरकारी में तो हमने GH15 फॉर्म भर रखा था, पर उसमें नहीं भर रखा था प्राइवेट में। तो अभी हमने 1 साल की एफडी तोड़ के कुछ 10-15 दिन के लिए बनी थी, पर हमने उसको दो साल के लिए बनाने की कोशिश करी है। तो उसमें क्या हुआ, हमारा RTI क्या बोलते हैं, बोलता था टैक्स कट गया। वो बोलते हैं कि अगर इसको आपको रिटर्न लेना है तो आपको RTI भरनी पड़ेगी, TDS कटा है तो अगर हम एक बार RTI भर देते हैं तो क्या हमें दोबारा फिर हर साल ये भरनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक बार भरने के बाद कंटिन्यू करनी पड़ती है क्या? बिल्कुल, देखिए इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने एक बार दाखिल किया है तो आपको हर साल दाखिल करना होगा। और आपके पास अगर इनकम नहीं है, आय नहीं है जो कि टैक्स के दायरे में आता है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आजकल इनकम टैक्स रिटर्न प्री फिल्ड आने लगे हैं, यानी कि आपने जो भी जानकारी विभाग के पास है वो सारी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाती है, तो उसकी चिंता ना करें, बहुत ही आसान हो चुका है और भरें। और दूसरी बात कि अगर आप कहीं भी फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं और आप यदि सीनियर सिटीजन हैं और या फिर आपकी उम्र 60 साल से कम उम्र की है और टैक्स के दायरे में आप नहीं आते हैं, तो फॉर्म 15G या 15H जरूर दाखिल करें। और इंदौर से हमारे श्रोता राकेश लाइन पे हैं। राकेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरे 2 सवाल है जी। हेलो। जी सवाल पूछिए। पहला सवाल ऐसा है कि ये IPEF में से जो ये आ जाता है कि आपका अप्रूव हो गया है, तो अप्रूव होने के बाद काफी टाइम से मेरे शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में नहीं आ गए हैं। एक ये सवाल है। और दूसरा सवाल ऐसा है कि ये प्रोग्राम आप रिपीट क्यों नहीं करते नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि मैं तो एक्चुअली एक टूरिस्ट व्हीकल ड्राइवर हूँ और ये मुझे हमेशा ऐसा हो जाता है कि कभी सुनने के लिए जाता हूँ तो पैसेंजर सुनने नहीं देते हैं। सबसे पहले तो राकेश जी आपको ये बतला देते हैं कि ये प्रोग्राम इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है हमारे news.air.gov.in वेबसाइट है, आपको मिल जाएगा जब आप जाएंगे news.on.air.gov.in या न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल भी एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जाएंगे और प्रेस करेंगे तो आपको मार्केट मंत्रा के सारे पिछले और बाकी जो हमारे मेन बुलेटिन्स हैं या जो स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, स्पॉटलाइट है, सुर्खियों में है, वो सब रिकॉर्डिंग्स आपको वहां मिल जाएंगी। तो पहले तो आपको ये क्लियर कर दें। जी। जो आपका सवाल था कि IPF यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड से आपका अप्रूवल आ गया है और आपके अभी खाते में शेयर नहीं पहुंचे हैं, यानी कि वो डीमैट अकाउंट पे नहीं पहुंचा है। देखिए इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो ये होता है कि जो शेयर IPF में जमा हो गया है अब वो वापस जो है उनको कंपनी को मिले और फिर कंपनी उसके आधार पर उसको जारी करे, वो थोड़ा समय लगता है, तो इसीलिए ये आपको विलम्ब हो सकता है। लेकिन अगर आपका अप्रूवल आ गया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, वी आर नाउ जॉइन्ड बाय शंकर फ्रॉम भोपाल। जी शंकर जी सवाल पूछिए। सॉरी वी हैव अमित जी फ्रॉम दिल्ली। हाँ जी अमित जी। नमस्कार सभी को। लालिमा अनिजा डेंग मैडम, आपको हिंदी बोलते सुनने बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद जी। मेरा प्रश्न ये है सत्य सिन्हा सर से। सर जैसे कि इस साल अप्रत्याशित उछाल आई है सिल्वर के प्राइस पे, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ सर कि सिल्वर की जो कंज्यूम कहाँ होता है, जैसे ज्वेलरी में है, एक इंडस्ट्रियल है,
और एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से ETF के हिसाब से है। बट सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल माइंड ये है कि इंडस्ट्रियल यूज्ड सिल्वर का कौन से इंडस्ट्रीज में ज्यादातर होता है, और एकदम क्या इसी साल ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन होने लगी, आखिर वजह क्या है सर? और दूसरा सर, कोल माइन का जो कोल सेतु है ये क्या है सर? धन्यवाद सर। अमित जी, चूंकि पहले प्रश्न का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में काफी बड़े पैमाने पर सिल्वर का इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक से इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन बढ़ गया है। दरअसल क्या हुआ है कि सोने के भाव जब बढ़े तो लोगों ने एक विकल्प के तौर पर चांदी में भी निवेश करना शुरू किया और उसकी वजह से भी उसके दाम बढ़े। तो एक तरफ तो उसका इस्तेमाल है सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा, और दूसरी तरफ यह है कि लोगों ने निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पे उसे सोचना शुरू किया। तो इन दोनों कारणों से आपकी चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आपने देखा होगा कि 2 लाख रुपए प्रति किलो के दर के ऊपर पहुंच गई थी कल वायदा सौदे में और थोड़ा नीचे आया है। आपका जो दूसरा प्रश्न था कोल सेतु, दरअसल एक कोयला जो है हमारे यहाँ जब आवंटित किया जाता है तो उसमें पहले जो शर्त होती थी कि जिस काम के लिए आप कोयला ले रहे हैं वहां पर आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये थोड़ी सहूलियत दी गई है कि आप अपने इस्तेमाल के लिए तो करें ही, और अगर आपके पास है तो आप उसका अतिरिक्त जो है वो निर्यात भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें व्यापारी या व्यापारियों को शामिल नहीं किया गया है। अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, ट्रेडर्स जो है वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो इस प्रक्रिया में भाग ले सकती है। और भोपाल से हमारे श्रोता शंकर लाइन पे हैं। शंकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर, FII का पैसा कितना एक इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होता है, और हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में जब ये बहुत सारा पैसा निकल रहा है तो क्या हमें इससे नुकसान होगा? क्योंकि हमारे यहाँ FII जो इन्वेस्टर्स हैं, दीज आर फ्रॉम विच कंट्री? आर दे फ्रॉम रशिया और चाइना, और दे आर नॉट फ्रॉम रशिया एंड चाइना? बिकॉज रशिया से हम दोस्ती कर रहे हैं, पर हमारे जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं वो सारे यूरोपियंस और अमेरिकन, ऐसा कुछ लगता है। So what are the why are we not being pally with these countries? Why are we being pally with the other side? Thank you. शंकर जी, जो विदेशी जो संस्थागत निवेशक है जिनके लिए आपने FII वर्ड यूज किया, मैं उसके लिए FPI वर्ड यूज करूंगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं। इस पैसे को हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी का मतलब ये है कि आप जैसे कहते हैं ना कि जलता हुआ कोयला अगर आपको हाथ पर रखने को कहा जाए तो आप सेकंड भर भी नहीं रख पाएंगे, यानी कि वो जितनी जल्दी आपके पास आता है उतनी जल्दी आप उसे फेंक देते हैं। उसी तरीके से ये वो जो निवेशक हैं इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है। ये शेयर बाजार में आते हैं, सुबह में लगाएंगे, दोपहर में निकल जाएंगे, हो सकता है अभी लगाएंगे 5 मिनट के बाद निकल जाएंगे, उनके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती है। तो अब इसका नुकसान क्या है कि अब आपका इसका नुकसान ये है कि अगर आपको दिखता है कि हमारे देश में इतनी ज्यादा तादाद में विदेशी संस्थागत निवेशक आ गए तो हमारा जो रुपया है उसको एक फायदा मिलेगा, थोड़े समय के लिए फायदा मिलता है, लेकिन दिक्कत तभी होती है कि जब भारी तादाद में वो निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी आप स्थिति देखेंगे कि हमारे जो FPI हैं वो पैसा खूब निकाले हैं और उसका असर क्या हुआ है कि डॉलर की मांग जो है वो बढ़ जाती है, और जब डॉलर की मांग बढ़ती है जाहिर सी बात है आपके रुपए पर असर पड़ता है। दूसरा जो आपने पूछा कि ये कहां से हैं, तो देखिए चीन और रूस की बात नहीं है, ये ज्यादातर जो है आपके मॉरिशस से आते हैं, सिंगापुर से आते हैं, हांगकांग से आते हैं। इन जगहों से जो है वो हमारे जो FPI हैं वो वहां से ज्यादा आते हैं, और बाकी ऑफकोर्स अमेरिका और दूसरे देशों से भी आते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर नाउ जॉइंड बाय मिस्टर N.R. Prasad, a very regular listener of ours, and he's calling us from Bengaluru. Welcome, Mr. Prasad, and please ask your question. Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Hello, Lalima ji. Hello, Amrish. Hello. Mr. Sinha, there are two questions, Mr. Sinha. Yeah. In fact, you almost replied half of that answer which I wanted to answer. See, Finance Ministry has announced 100% of the FDI. Now, which sector would affect, especially in Q4 of 25-26? This is why actually I want to know. My second question is, rupee has reached its rock bottom of 90.37. Now, is it a strategy by India, or some social media saying that India is tackling the current scenario against the dollar? But even then, I want to see which sector would hit badly because of this. Thank you. These are my two questions, sir.
The first question you talk about the 100% FDI, I believe you are talking about the bill which was approved by Union Cabinet on Friday. Of course, it has not been officially announced because the bill is to be tabled in the Parliament, and that bill is for the insurance sector. At present, the sectoral limit in insurance is 74%. Now it is going to 100%. So to answer your question, that which is the sector, of course, the insurance sector, whether we talk about life insurance or non-life insurance, both will be impacted, or rather I would say benefited by this particular decision. Talking about the second question, that whether it is an intentional one or any other motive behind that, I mean, whatsoever social media says, we are not going by that. But as a matter of policy, we have a policy of what we call as a market-determined pricing policy. That means it is the market which decide that what should be the level, or whether, what kind of demand we have, or what kind of supply we have. Unfortunately, since we are importing large quantity of gold as well as of course the crude oil and various other products, so of course the dollar outgo is very high, but at the same time when the export is low, your FDI is okay, not very much, but it is at a certain level, and the remittance level is almost at the same level. Considering all those things, the cold money, which I was just talking about, the hot money, which is the FPI money, but when we talk about the FDI and the remittance and the export proceed, they are the cold money. And if you have higher amount of cold money, that is going to give more comfort to the rupee. At this moment, the cold money is slightly on a lower side, and since FPI outflow is very high, so combination of these two are affecting the rupee. All right, that's well explained. We move on and take a look at the U.S. markets now. Major U.S. indices edged lower yesterday, dragged by technology-related shares as investors were wary of artificial intelligence bets. The rising U.S. Treasury yields also added pressure after some policymakers spoke out against easing monetary policy. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index dropped 1.7%, the S&P 500 slipped over 1%, and the Dow Jones Industrial Average dipped 0.5%. For the week, Nasdaq declined more than 1.6%, while the S&P 500 fell over 0.6%. However, the Dow managed to secure weekly gain of over 1%. Before we move ahead, we have Yogesh calling us from Delhi. जी योगेश जी, सवाल पूछें अपना। जी, आप सभी को नमस्कार। मेरे सवाल है कि कभी कभी देखने में आता है कि गवर्नमेंट भी बैंकों से या वर्ल्ड बैंक से या इंस्टीट्यूशन से लोन उठाती है, और कभी कभी या अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो लोन का टेन्योर इतना लंबा होता है और वो इतनी करेंसी छाप देती है दोबारा से कि वो इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू भी घट जाती है, लोन अपने आप कम हो जाता है। तो ये क्या धीरे धीरे करके हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और काफी देशों में भी देखी गई हाइपर इन्फ्लेशन आई है, तो इसकी कितनी संभावनाएं हैं और इसके क्या खतरे हो सकते हैं? योगेश जी, दो बातों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। जब हम सरकार की उधारी की बात करते हैं तो एक तरफ तो जो उनका जो सालाना बजट में ऐलान होता है वो बैंकों से और वित्तीय संस्थाओं से लेते हैं, और उनका 5 साल 10 साल का टेन्योर होता है, उसमें मैक्सिमम टेन्योर अब 40 साल का है। तो वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको जीसेक कहते हैं, और वो आपके जो उस साल के खर्चे होते हैं उससे निपटने के लिए हैं। अगर मैं बजट के दस्तावेज की बात करूं तो लगभग 24% जो हमारा बजट है उसकी जरूरत जो है वो उधारी से पूरी की जाती है। क्या इस उधारी को कम करने के लिए या उधारी चुकाने के लिए पैसा छापने पड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है आपका 40 साल में एक निश्चित दर से उसको वापस किया जाता रहा, और कई बार होता है कि जब आपके पास ज्यादा लिक्विडिटी या नकदी उपलब्ध होती है तो आप उसको उस साल में उसको जिसको एक तरीके से कहते हैं प्री पेमेंट भी कर देते हैं। अब जो दूसरा आपका प्रश्न है कि संस्थागत जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक हो या जीका हो, जीका जापान की है जिसमें अपना मेट्रो में हमारे यहाँ देखेंगे कि ज्यादा पैसा जीका का लगा हुआ है, ये जो है बहुत लंबे टेन्योर का होता है और इसमें ब्याज दर काफी कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि इसको चुकाने के लिए आपको नोट छापने की जरूरत होती है। ये याद रखिए कि हम लोग अब ऐसे दौर में हैं जहां पर हम लोग अपने घाटे का मौद्रीकरण नहीं करते हैं, बल्कि घाटे को सीमित करने के लिए हमारा कानून जो है जिसको हम लोग फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है उसके तहत करते हैं। और दिल्ली से हमारे चिर परिचित श्रोता आरएस दहिया जी लाइन पे हैं। दहिया जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार, मेरा क्वेश्चन सर है, अभी जस्ट आंसर्ड द क्वेश्चन ऑन दैट ओनली
that we have saved a lot of foreign exchange in terms of dollars from the time we started buying the oil from Russia. And now the main reason being given that the depreciation of rupee against dollar is the you see foreign institutional investors, FIIs, and portfolio investors. My question is that when will these FIIs will come, and if they don't come, where will we reach the devaluation of rupee against dollar? Daya Sahab, first of all, we should not call devaluation. It is the depreciation, because when we say devaluation, that means the government or the monetary authority is reducing the value, and which happened for the last time in India in 1991. Since independence, there have been just 4 occasions when we have gone for devaluation. So at this moment, we are talking about the depreciation, where the rupee has been depreciated against the US dollar, and now it is at around 90.2, 90.3. Now, your question is that when these foreign investors will come. Of course, the foreign investors are coming and going. Since we do not have a system of giving them a kind of say lock-in that, okay, you have come, now you will have to stay for 2 weeks or 3 weeks or 1 month or 2 months. Since there is no lock-in, that is why we call it as the hot money. And that is a system which every country follows. It is not just India which is following the system. So foreign investors are there. They are just looking for the opportunity. Whenever there is opportunity, they will invest, and when there is opportunity to book the profit, they will go up. And at this moment, they are finding that there is opportunity to book the profit because the domestic investors are putting large amount of money. So considering all those things, it is not correct to say that they are waiting. They are coming and they are going out. All right. Well, 3 members of the U.S. House of Representatives have introduced a resolution to overturn President Donald Trump's national emergency declaration that enabled tariffs of up to 50% on imports from India. The resolution called the measures illegal and harmful to American workers, consumers, and bilateral ties. Lawmakers Deborah Ross, Mark Vesey and Raja Krishnamurthy said the duties imposed under emergency powers in August are illegal, damage US-India ties and raise costs for American consumers. The resolution aims to cancel the additional 25% secondary tariffs placed on Indian goods on the 27th of August, which came on top of an earlier 25% levy. What do you make of this, Shishir? It's of course a very positive development, but I'm not sure that this resolution is going to be approved. So it's just like that we have seen a number of private members bill in our Lok Sabha and Rajya Sabha, and those private member bills are very important, sometimes very interesting one, but hardly of them get converted into a law. So whether this particular resolution gets a maximum number of approval, I'm not very sure about that. So good intentions must result in good outcomes ultimately. All right. Well, the Central Board of Direct Taxes, CBDT, has urged taxpayers to update their income tax returns, ITR, and withdraw any wrongful claims under the Nudge campaign. Under the campaign, SMSs and email advisories are being issued from the 12th of this month to such taxpayers on their registered mobile numbers and emails. CBDT has also advised taxpayers to ensure that correct mobile and email IDs are mentioned in their filings with the department so that they do not miss out on any communication. The second non-intrusive usage of data to guide and enable Nudge, that is, campaign was launched by CBDT last month as a taxpayer-friendly measure to strengthen voluntary compliance. Additional information on deduction provisions and filing of updated returns is available at www.incometax.gov.in. और चलते हैं अगली खबर की ओर। संचार मंत्रालय और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने कल नई दिल्ली में डाक कर्मचारियों को म्यूचुअल फंड वितरक के रूप में प्रमाणित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। चयनित डाक कर्मचारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशकों को सेवाएं प्रदान करेंगे और म्यूचुअल फंड लेन देन को आसान बनाएंगे। मंत्रालय ने इसे वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और देश भर में निवेश उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल ग्रामीण
अर्धशहरी और कम सेवा वाले क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि के उत्प्रेरक के रूप में भारत पोस्ट के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाएगी। शशि जी, आप क्या कहेंगे? एक बहुत ही अच्छी और नई तरह की पहल की गई है। बिल्कुल, देखिए डाकघर के साथ हमारा संबंध जो है वो काफी अलग तरीके से होता है, क्योंकि कई इलाकों में डाकघर जो हैं, जो डाकपाल होते हैं, जो डाकिये होते हैं, वो उनसे एक तरीके से आपका पारिवारिक संबंध बन जाता है। छोटे शहरों में, कस्बों में तो बहुत ज्यादा है। और वो लोग अगर आपको निवेश में मदद करो, वो भी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि क्या है कि जो लोग शेयर बाजार के सीधे जोखिम से बचना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प है। और कोई आपको आकर के एक प्रामाणिक जो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको निवेश करने में मदद करे, वो एक काफी अच्छी पहल है और वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता दोनों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल। And I think we have the world's largest postal network, so the infrastructure is already there, and we say more than 1.5 lakh post offices, and out of 1.5 lakh, 1.3 lakh in the rural area. Amazing. So that's a good network you have. I mean, nowhere in the world you have this kind of network. And we should capitalize on it. Yes, certainly. All right, let's talk about oil now. Global crude oil prices closed lower yesterday, registering over 4% weekly decline. Factors including supply glut and potential Russia-Ukraine peace deal outweighed worries about impact from the US seizure of an oil tanker near Venezuela. On Friday, Brent crude futures dipped over 0.2% to settle at $61 per barrel, while WTI crude fell almost 0.3% to end at $57 per barrel. For the week, Brent crude dropped 4.1%, while WTI crude shed 4.4%. और शशि जी, अगर हम शेयर बाजार की बात करें और साप्ताहिक जो भी हमारा अभी देखा हमने बाजार का उतार चढ़ाव, तो क्या कारण है जो अभी बाजार को उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करने दे रहे हैं? हमारी जो अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है, उसका लोगों को इंतजार है, या रुपए की जो कीमत में कमी आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन हमें शेयर बाजार पर दिखाई देता है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कमी की, तो उसके अगले दिन भारतीय शेयर बाजारों में तेजी आई और अमेरिकी शेयर बाजारों में भी तेजी थी, लेकिन उसके अगले ही दिन फिर भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आ गई। एक बड़ी वजह क्या है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर के अभी भी निश्चिंतता नहीं है। दूसरी तरफ आपने एक नोटिस किया होगा कि मेक्सिको ने भी भारत के ऊपर 50% के टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो इसकी वजह से, हालांकि मेक्सिको के साथ हमारा कुल व्यापार अगर देखें तो वो 1 से 3% की, अगर अमेरिका अगर हमारे व्यापार साझेदार के हिसाब से सोचे, उसके मुकाबले मेक्सिको एक छोटा सा है। लेकिन क्या होता है ना कि एक सांकेतिक है, एक आपका असर जो है वो भावनाओं पे पड़ता है, जो एक माहौल होता है उसके ऊपर पड़ता है। तो बाजार में थोड़ी सी चिंता और थोड़ी सी घबराहट इस बात को लेकर के है कि अगर व्यापार समझौते नहीं होते हैं या हमारे खिलाफ इस तरीके से कदम उठाए जाते हैं, तो हमारी जो विनिर्माण की गतिविधियां, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं, वो प्रभावित होंगी और उसका असर जो है वो आर्थिक विकास पर देखने को मिलेगा। Going a little backward, Shishir, what is your opinion on the nudge campaign which I just read a while ago? It's a very important campaign at this moment because we need to understand that the last year of filing revised return for assessment year 25-26 is December 31st, 2025. And for FY22, you have the last date to file updated return by March 31st, 2026. So, the income tax department, based on certain data, have found that the people have taken wrong claim. Now, that's a last chance to avoid any kind of penalty, and that is why this nudge campaign is there. लेकिन शशि जी, रॉन्ग कैंपेन का क्या मतलब हुआ? वो तो जो जिसने अपना फाइलिंग की है, तो वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही तय करना है। उसी के आधार पे ही तो आपको एक मौका दिया जा रहा है कि भाई साहब, आप अपने रिटर्न को सुधार लीजिए। रॉन्ग डिडक्शन की बात हो रही है, क्लेम की बात हो रही है, आपने लिया क्लेम, अब सुधार लीजिए। जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शशि जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices closed week with losses of over 0.5%. Major US stock indices display mixed performance this week, and global crude oil prices log weekly decline of more than 4%. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, my co-anchor Amrish Mishra, and
Amrish Saxena ji and Shishir Sinha ji, our expert for the day, to sign off. So namaskar. नमस्कार। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.